हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या है, इसके प्रकार क्या है और इनका वर्गीकरण किन किन आधारों पे किया गया है। तो आइए देखते हैं, हम लोग पहले जानते हैं व्यंजन के बारे में। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी दूसरे शब्द में अगर हम कहें तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा हुआ होता है। जैसे कि हम लोग कई बार कहीं पे लिखा हुआ देखते हैं कि कोई भी वर्ण लिखा है उसके नीचे ऐसे लाइन लगी हुई है, तो इसको हम लोग हल बोलते हैं। और इससे यह इंगित करता है, यह इंगित करता है, यह दर्शाता है कि इस व्यंजन में स्वर नहीं है, यानी यह आधा व्यंजन है। इसको हम लोग आधा व्यंजन भी कहते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं हिंदी व्यंजनों की संख्या। हिंदी व्याकरण में व्यंजनों की संख्या 39 है, जिसमें स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4 और द्विगुण व्यंजन जो है वो 2 हैं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि आखिर कहीं कहीं किसी बुक में लिखा हुआ होता है व्यंजनों की संख्या 39 है, कहीं पे लिखा हुआ है 33 है। तो इसमें इस बात को समझना है कि वर्तमान में जो हिंदी व्याकरण है उसमें व्यंजनों की संख्या 39 है, लेकिन जो परंपरागत रूप से पहले से ही आ रहे हैं उसमें व्यंजनों की संख्या को 33 माना जाता था। तो यहाँ तक हो गई बात। अब हम लोग आगे देखते हैं। भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। यहाँ पे मैंने क वर्ण को लिया है, क्या क व्यंजन वर्ण को लिया है, और इसके साथ स्वरों का प्रयोग हम लोग किस तरह से करते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ऐसे ही हम प्रत्येक वर्ण के साथ, प्रत्येक व्यंजन वर्ण के साथ स्वर का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं व्यंजनों के प्रकार। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को छू कर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 25 है। यहाँ पे नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। स्पर्श, स्पर्श यानी टच करना। जैसे जिन भी व्यंजन का उच्चारण हम लोग करते हैं तो जीभ जो है हमारे मुंह के अंदर किसी न किसी भाग को छू कर निकलता है, छू कर गुजरता है, उसे ही हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है, जिसमें क से लेके म तक वर्ण शामिल है। अब यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ है, जो इस तरह से अगर हम लोग इनका वर्गीकरण करें तो इस हिस्से से क से लेके अंग तक के वर्ण को हम लोग क वर्ग के अंदर रखते हैं, इसको क वर्ग बोलते हैं। फिर यही है च से लेके यहाँ तक के वर्ग, यहाँ तक को हम लोग च वर्ग में रखते हैं। वैसे ही ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है। अब इन वर्णों को इस तरह से जब हम बांटते हैं तो ये जो हमारा हो गया, इस प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर हो गया, इसलिए इसको हम लोग प्रथमाक्षर बोलते हैं। वैसे ही द्वितीय अक्षर, तृतीय अक्षर, ऐसे ही हम लोग इस सबको बांटते हैं इस तरफ से। अब हम लोग देखते हैं प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान। ये जो हमारा क वर्ग है इसका उच्चारण स्थान कंठ है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इनको याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब हमें बचपन में क ख ग घ सिखाया गया होता है तो उस टाइम पे ये जो न है, ट ठ ड ढ में जो न आता है, इसको हम लोग इस नाम से बताया गया होता है, मूर्धन्य न के नाम से बताया गया होता है। तो उस टाइम हालांकि हमें यह नहीं पता होता है कि आखिर इसको हम लोग मूर्धन्य न क्यों बोलते हैं। तो इसका अर्थ है कि भाई इसका उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है, तो इसे तो हम लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। वैसे ही त थ द ध में जो यहाँ पे न आता है इसको हम लोग दंत न के नाम से जानते हैं बचपन से ही। तो इसका भी उच्चारण स्थान याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ट ठ ड ढ वाला और दंत वाला ये तो हमने सीख लिया कि ये जो न है वो दंत न है, यानी कि त थ द ध ये त वर्ग जो है हमारा, ये सभी वर्ग का उच्चारण स्थान दंत हो गया और ट ठ ड ढ का उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया। अब हो गई 3 की बात। क वर्ग जो है वो कंठ से उच्चारण इसका होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है और प फ ब भ जो है इसका उच्चारण स्थान होंठ है हमारे। बिना होठों की सहायता के आप प फ ब भ नहीं बोल सकते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को याद हो गया होगा। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा व्यंजन का जो प्रकार है उसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और इसका मतलब है जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के बीच होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात है कि अर्ध स्वर क्यों कहते हैं। इनका उच्चारण जो होता है स्वर तथा व्यंजनों के बीच होता है,
यानी व्यंजन की तरह नहीं होता, लेकिन स्वर के बाद स्वर तथा व्यंजनों के बीच में होता है, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसमें हमारे 4 वर्ण आ गए, य, र, ल और व। इसमें पहला है य, और ये तालव्य वर्ग में इसको रखा जाता है और इसका उच्चारण स्थान है तालु। य का उच्चारण स्थान तालु हो गया। र को वर्तस्य वर्ग में रखते हैं हम लोग, वर्तस्य में, और इसका जो उच्चारण स्थान है वो दंत मूल है, या फिर कहें तो मसुड़ा उसको बोल सकते हैं हम लोग। और र को यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि र को हम लोग लुंठित वर्ण भी कहते हैं, र को लुंठित वर्ण के नाम से भी जानते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है ल। ल को भी वर्तस्य वर्ग में रखते हैं और इसका जो उच्चारण स्थान है वो दंत मूल है, यानी कि मसुड़ा। ल जो है, ल का उच्चारण जैसे हम लोग करते हैं जैसे भी, तो हमारा जो जीभ है वो पीछे की तरफ जाता है और हवा जो है वो बगल वाले भाग से, साइड से निकलती है, तब हम लोग ल का उच्चारण कर पाते हैं, इसलिए इसको पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं। ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। आगे है हमारा व। वह का जो वर्ग है वह दंतोष्ठ वर्ग में आता है और इसके उच्चारण स्थान जो है ऊपर के दांत और निचला होठ है। तो ये हम लोगों ने देखा अंतस्थ व्यंजन को। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब तीसरा हम लोग देखते हैं ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन। ये दोनों एक ही हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण करने में हवा मुंह के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले तथा ऊष्मा उत्पन्न करे, उन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिन भी व्यंजनों का उच्चारण करने में हवा जो है किसी स्थान से रगड़ खा के निकलता है, या फिर ऊष्मा का मतलब है गर्मी उत्पन्न करना, गर्मी पैदा करना, तो उसे ही हम लोग ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये दोनों एक ही हैं, नाम में कन्फ्यूज नहीं होना है। ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन एक ही हैं और ये 4 हैं। इनकी संख्या जो है वो 4 है। पहला है स, श और स। याद रखिएगा ये तीनों स एक ही हैं, लेकिन इनके उच्चारण में जो अंतर होता है वो इनके उच्चारण स्थान के कारण होता है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। इसीलिए इनके जब हम लोग इसका उच्चारण करते हैं तो इनमें भेद पता चलने लगता है कि हमने कौन सा स बोला है। तो इसका ये जो तालव्य स है, इसका वर्ग तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि तालव्य स ऐसे नाम से ही हम लोगों ने याद रखा है, तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। मूर्धन्य स इसका मूर्धा, और दंत स यानी कि दंत मूल, मसुड़ा के पास इसका उच्चारण होता है। अब आगे देखते हैं ह। ह का जो ह को स्वर यंत्रीय वर्ग में रखते हैं और इसका उच्चारण जो स्थान जो है वो स्वर यंत्र है, यानी कि कंठ के भीतर जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं वहीं से ह का उच्चारण होता है। यहाँ पे इस बात को भी याद रखना है कि ह को ही हम लोग काकल्य वर्ण भी कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि काकल्य वर्ण किसे कहते हैं, तो ह को हम लोग काकल्य वर्ण भी कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये है छ। छ जो है वो क प्लस क और स से मिलके बना है, दंत स से मिलके ये छ बना है। त्र जो है वो त प्लस र से बना है। ज्ञ जो है वो ज प्लस ञ से बना है। स्र जो है वो तालव्य स प्लस र से बना है। तो ये थे 4 हमारे संयुक्त व्यंजन। आगे हम लोग देखते हैं 5वां उत्क्षिप्त व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जिसमें ये दोनों वर्ण जो हम लोग ट ठ ड ढ में पढ़ते हैं, तो ड और ढ है, इसके नीचे जो बिंदी लगा हुआ होता है इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं और इसका अर्थ होता है फेंका हुआ। याद रखिएगा कि यह जो वर्ण है, जो बिंदी लगा हुआ, ये ड और ढ के नीचे अगर लिखा हुआ होता है, तो इसी को हम लोग केवल हिंदी में प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग केवल हिंदी शब्दों में होता है, इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों में नहीं होता है। और जो बिना बिंदु को होता है तो उसका प्रयोग हम लोग संस्कृत में करते हैं। और ये जो हमारा ट ठ ड ढ का जो वर्ग हो गया, ये भी उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत ही आता है। आगे हम लोग देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। पहले व्यंजन का वर्गीकरण जो है वो घोषत्व के आधार पर किया गया है। घोष का अर्थ है स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। किसी भी वर्ण के उच्चारण में हमारा जो स्वर यंत्र है उसमें ध्वनि का कंपन कितना होता है, इस आधार पे व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। जिसमें पहला है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन के अंतर्गत हो गया जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न ना हो उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। ये तो नाम से ही स्पष्ट है, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अघोष व्यंजन यानी कि जिसमें कंपन उत्पन्न ना हो। घोष का अर्थ होता है कि स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन, और वो कंपन ना हो इसलिए उसको हम लोग अघोष बोल देते हैं। इसमें
हर वर्ग का पहला, दूसरा और जो तालव्य स हैं, मूर्धन्य स हैं और दंत स हैं, ये तीनों शामिल हो गए हमारे अघोष में और इनकी कुल संख्या 13 है। हर वर्ग का याद रखिएगा, जो मैं स्पर्श व्यंजन बता रही थी तो वहाँ पे मैंने वर्ग में बताया था, क वर्ग से लेके प वर्ग तक, वहाँ से हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो है वो अघोष व्यंजन है। साथ ही तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये तीनों स ही अघोष व्यंजन में आते हैं और इनकी कुल संख्या 13 है। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक्स भी है कि इसको इस हिसाब से हम लोग याद रख सकते हैं। ये जो अघोष है इसको याद रखने के लिए पहले हम लोग इसमें देखा हमने कि पहले हर वर्ग का पहला हम लोग ले रहे हैं, फिर दूसरा व्यंजन ले रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 12 के नाम से हम लोग याद रख सकते हैं कि ये 12 है। उसके बाद तीनों स हम लोग लिख लेंगे। तो अगर इतनी चीज़ों को हम लोग याद रखते हैं तो हम ये चीज़ जान सकते हैं या फिर ये चीज़ हमारे याद में हमेशा स्मृति में बनी रहेगी कि अघोष व्यंजन में कितनी संख्याएं हैं या फिर कौन कौन आते हैं, ये हम लोग नहीं भूलेंगे। तो 12 का अर्थ है यहाँ पे कि हर वर्ग का पहला और दूसरा। हर वर्ग में कौन कौन आता है, कौन कौन से वर्ग हैं, वो हम पहले ही स्पर्श व्यंजन में पढ़ चुके हैं। और अब दूसरा देखते हैं सघोष व्यंजन। सघोष को ही घोष बोल सकते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न होता है उसे हम लोग सघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे इसमें हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन जो कि हमने पढ़ा य, र, ल, व, वो और साथ ही ह इसमें शामिल है। सघोष व्यंजन में हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, साथ ही अंतस्थ व्यंजन और ह भी शामिल है। इसको भी याद करने के ट्रिक्स हैं। साथ ही इस चीज़ को भी हम लोगों को याद रखना है कि जो जितने भी स्वर हैं वो सघोष ही हैं, वो अघोष नहीं है, वो सघोष हैं। अब देखते हैं इसको याद रखने का जो हमारा ट्रिक है वो है 3, 4, 5 और अंतस्थ और ह। अगर हम लोग सघोष व्यंजन को याद रखना है तो 3, 4, 5 यानी कि इसका अर्थ हो गया कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा और प्लस में अंतस्थ जितने भी 4 व्यंजन हैं हमारे य, र, ल, व, ये चारों और साथ ही ह ये भी शामिल है। साथ ही एक पॉइंट और ये भी देखना है आपको, याद करके रखना है कि जितने भी हमारे स्वर हैं वो सघोष के अंदर आते हैं। तो ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये इसको याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आइए आगे देखते हैं। कुल सघोष व्यंजन वर्णों की संख्या 20 है। हमारे जितने भी सघोष व्यंजन वर्ण की संख्या हुई है अगर बात की जाए तो वो 20 है। और कुल सघोष वर्णों की संख्या अगर पूछी जाए तो 31 है। कैसे? क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो व्यंजन है, व्यंजन में तो वो तो सघोष हैं ही, लेकिन जितने भी हमारे स्वर हैं वो भी सघोष हैं। तो जब कुल सघोष वर्णों की बात हो, जब एग्जाम में हमसे पूछा जाए कि कुल सघोष वर्ण कितने हैं, तो वहाँ पे हम लोग व्यंजन में स्वर को भी ऐड करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जोड़ के दोनों को लिखेंगे 31 है। लेकिन अगर ये पूछे कि कुल सघोष व्यंजन वर्णों की संख्या, यहाँ पे यह बात व्यंजन वर्णों की संख्या जब पूछा गया हो हमसे, तब हम इसमें बात करेंगे कि इसकी संख्या 20 है। यहाँ पे हमने चार्ट बना के रखा है कि अघोष के अंदर कौन कौन से आएंगे और सघोष के अंदर कौन कौन से आएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं, अपने इसका नोट बना सकते हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं प्राणत्व काल के आधार पर। अब दूसरा जो व्यंजन का वर्गीकरण है वो प्राणत्व काल के आधार पर भी किया गया है। यहाँ प्राण का अर्थ है हवा या सांस से। यहाँ पे प्राण का अर्थ है हवा या सांस से। पहला है अल्प प्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसका तो हर वर्ग का या फिर किसी भी चीज़ की परिभाषा का अगर कुछ भी दिया हुआ होता है तो उसके हम लोग नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर उसके अंतर्गत क्या हो सकता है। यहाँ पे जैसे हमने शब्द में ही देखा कि प्राण का अर्थ है हवा और अल्प का अर्थ है थोड़ा, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा बाहर निकलता है, कम हवा बाहर निकले, उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और इसके अंतर्गत हो गया हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन, साथ ही स्वर और अनुस्वार। यहाँ याद रखना ये भी जरूरी है कि स्वर में हम लोग केवल 11 स्वर को ही ऐड कर रहे हैं। अनुस्वार और विसर्ग जो है वो हमारा अयोगवा है, इसलिए इसको हम लोग इसमें नहीं रखेंगे, इसका अलग से अध्ययन करेंगे। तो ये जो अनुस्वार हमारा है वो अल्प प्राण व्यंजन में आता है। देखिए हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन ये सभी अल्प प्राण व्यंजन है। साथ ही स्वर और अनुस्वार जो भी हैं वो भी अल्प प्राण ही हैं। इसको भी याद रखने का ट्रिक्स है 1, 3, 5 और अंतस्थ, स्वर और अनुस्वार। इतना चीज़ अगर आप लोग याद रखते हो तो इससे ये हमारा जो अल्प प्राण व्यंजन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसका सिंपल सा ट्रिक्स है 1, 3, 5 अंतस्थ, स्वर और अनुस्वार। दूसरा है महाप्राण व्यंजन।
इसका मतलब है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा अधिक बाहर निकलती है उन्हें हम लोग महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें हर वर्ग का दूसरा, चौथा और उष्म व्यंजन जो हमारे हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स और विसर्ग, ये जो उष्म व्यंजन है ये भी इसी में शामिल है। साथ ही जो विसर्ग है, हमारा जो स्वरों में जो विसर्ग शामिल था, अनुस्वार तो अल्प प्राण में आ गया, लेकिन जो विसर्ग है वो महाप्राण में शामिल है। तो इसको भी याद रखने का ट्रिक्स है, 4, 5 उष्म और विसर्ग, इसको अगर हम लोग याद रखते हैं इस पॉइंट को, तो फिर ये महाप्राण व्यंजन को याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। तो आज हमने देखा कि स्वर के कितने प्रकार हैं और साथ ही इसको किन किन आधारों पे वर्गीकरण इसका किया गया है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।